हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील डांटा। आज हम फिजिक्स के अंदर चलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ को समझना होगा। फर्स्ट इसमें आता है चार्ज, व्हाट इज अ चार्ज, और दूसरा बार में आता है पोटेंशियल, व्हाट मीन्स ऑफ पोटेंशियल। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज एंड पोटेंशियल। देखिए, चार्ज होता है स्टैटिक्स, यानी अगर मान लीजिए हम किसी भी चीज़ को रब करें, तो जब रब करते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन पास आउट होते हैं दूसरे में। जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है पास आउट होते हैं, जिसके अंदर एंटर करते हैं, वो होता है नेगेटिव चार्ज, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाते हैं, पास आउट होते हैं, वो होता है पॉजिटिव चार्ज। इस तरह दो चार्ज बॉडी बन जाती है, और जो दो चार्ज बॉडीज बन जाती है उनमें एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, अगर इन दोनों को पास पास लाया जाए तो दो को अटैक करेंगी। अगर दोनों को, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव पास लाया जाए या नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव के पास लाया जाए, दोनों रिपेल करेंगे। मीन्स हो गया द सेम चार्ज ऑलवेज बी रिपेल एंड द डिफरेंट चार्ज ऑलवेज बी अट्रैक्ट। ये आपके दो पार्ट हो गए। सेकंड आता है इसके अंदर व्हाट वाज द पोटेंशियल। अगर मैं इस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है, इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जहाँ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा, तो ये चार्ज उस चार्ज को रिपेल करेगा। जब ये चार्ज उस चार्ज को रिपेल करेगा और मैं इसको जबरदस्ती कहाँ ला रहा हूँ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो मुझे इसके फोर्स और रिपल्शन के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क उतना ही करना पड़ेगा जितना यहाँ पर उसका, जहाँ पर लाऊंगा वहाँ पर उसका पोटेंशियल होगा। क्लियर? जितनी इसका पोटेंशियल होगा उतना मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? ये होगी बात पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल इज दैट वर्क देन विच वी हैव टू डू टू कैरी द वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज देन टू एनी फील्ड ऑफ द अदर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अगर किसी एक पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड क्रिएट हुआ है, उसके अंदर मैं दूसरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा, तो उसके फोर्स और रिपल्शन के अगेंस्ट जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, जहां मैं उसको ला रहा हूं। अगर मैं विद इन फील्ड, इसी फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी पर शिफ्ट कर देता हूं, मान लीजिए, बात वही है कि जितना मुझे वर्क जो है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में शिफ्ट करना पड़ेगा, तब विद इन द फील्ड ऑफ द अदर पॉजिटिव चार्ज दैट वर्क इज नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस। वो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ जी, समझ आ गया? तो यह पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल को शो करते हैं किससे, बी से, पी से शो नहीं करते हैं। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के आगे कमाल है, क्यों? व्हाट मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, एक जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट जो है वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। ये स्टैटिक चार्ज है, यानी कि मान लीजिए मैं इसे रब करूंगा तो जितने पार्ट को मैंने रब किया है उसी पार्ट पर ही स्टेबल रहेगा, आगे फ्लो नहीं करेगा। दैट इज स्टैटिक चार्ज। लेकिन अगर ये चार्ज आगे फ्लो कर जाता है तो इट मीन्स दैट इज करंट। तो व्हाट इज द करंट? करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है? करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज। बस ये आप ध्यान रखना कि एक है स्टैटिक चार्ज और एक है करंट, और करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज जो फ्लो करता है तो किसी ना किसी जो है वो मीडियम के थ्रू करेगा। अगर मान लीजिए मैं एक वायर ले लेता हूँ, एक तो प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के अंदर जो है वो करंट फ्लो नहीं कर रही, और ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। सबमिट हुआ कि ये हो गया आपका गुड कंडक्टर। ये क्या हो गया, गुड कंडक्टर, या खाली कंडक्टर कह दीजिए। और ये क्या है, ये इंसुलेटर या बैड कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है दैट इज अ कंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी दैट विल बी द इंसुलेटर। क्लियर कट बात। अब आते इसके आगे चलते हम। देखिए, अगर मान लीजिए मुझे ये फाइंड करना हो कि एक वायर है, इस वायर में 1 सेकंड के अंदर कितनी करंट पास हो गई। ठीक है, हमें मालूम है कि करंट को मैंने किससे जोड़ा है, चार्ज से जोड़ा, चार्ज से। तो अगर मुझे करंट निकालना है तो I इक्वल टू हो जाएगा इसमें देन Q इंटू Q अपॉन टी, Q अपॉन टी। क्लियर? Q अपॉन टी, यानी 1 यूनिट टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम में किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन से
कितना चार्ज फ्लो कर गया, दैट इज द करंट। अब जैसे मान लीजिए एक मेरे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन है, क्या है ये क्रॉस सेक्शन। अब इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में, एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, दैट चार्ज इज नॉन एज द करंट देन विच प्रोसीड इन दिस वायर, जिस वायर में करंट है। तो I इक्वल टू होगा Q अपॉन T। तो व्हाट अबाउट द Q, देन Q इक्वल टू हो गया I इंटू टी। बस फर्स्ट जजमेंट निकाल लीजिए आप, Q इक्वल टू I इंटू टी, I इक्वल टू Q अपॉन टी। क्लियर। अब आता है इसमें कि व्हाट अबाउट द वर्क, वर्क हमने जो किया कितना किया हमने, तो वर्क किया, अगर मान लीजिए हम किसी जगह पर वोल्टेज V है और उससे हमने कितना किया, हमने ये Q हमने इसको वर्क किया, यानी कि एक Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ तक W वर्क करते हैं। चलो इसको आप छोड़ दीजिए, आप अब कंफ्यूज हो गया आप, अब यहाँ तक केवल है ये। अब आपको निकालना चार्ज कितना है, चार्ज कितना है। अगर मैं कहता हूँ कि एक वायर के अंदर कितना चार्ज है, तो आप ये भी निकाल सकते हो, द Q इक्वल टू N इंटू E। E क्या है, E है इसमें द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। कुलाम उसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम चार्ज होगा। हालांकि प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है। अब ये तो नेगेटिव होता है, ये वही रहेगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये है इलेक्ट्रॉन और ये है प्रोटॉन, चार्ज सेम है, 1.6 10⁻⁻19 कुलाम, 1.6 10⁻⁻19 कुलाम। बस ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। क्लियर हो गया। अब इसी से हम निकाल सकते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन फ्लो देन इन द कंडक्टर। क्लियर। अगर हमें चार्ज पता है कि इतना चार्ज फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो N इक्वल टू होगा Q अपॉन E। उस चार्ज को जो फ्लो कर रहा है उसको इसके 1.6 10⁻⁻19 कुलाम से हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और एक बात जानना, इसमें 10⁻19 को पहले ही आप पर ले जाना, 10⁻19 प्लस का हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा आपके पास, नीचे आएगा 1.6 और बाकी जो चार्ज ऊपर है ये, और ऊपर होगा 10⁻19। ठीक है। अगर आपको चाहिए हो तो आप जीरो यहाँ से निकाल सकते हैं, 18 हो जाएगा, 2 लोग 70 हो जाएगा, 3 लोग 16 हो जाएगा। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यह फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए आपसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो आपसे चार्ज पूछ लेगा, आप उसको 1.6 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका चार्ज आ जाएगा। अगर आपको चार्ज गिवन है तो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा, तो आप चार्ज को 1.6 10⁻⁻19 से आप डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये आपको सिंपली मैंने समझा दिया इसका। अब आता है कि जो करंट फ्लो करता है तो कहाँ करता है, कंडक्टर में से। ठीक है। अब उस कंडक्टर की आप सुन लीजिए, आपके पास एक वायर है, या आपके पास एक वायर है, इस वायर को अगर मैं अटैच कर देता हूं किसी सेल से, अगर एक पीस है ये, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट, यानी वन एनोड वन कैथोड, दैट इज अ सेल। अगर एक उसमें एनोड है, एक कैथोड प्लेट एक एनोड प्लेट, दैट इज अ सेल। अगर मान लीजिए मैं इसमें और लगा दूं, 2 या 2 से ज्यादा लगा दूं, नाउ इट विल बी द बैटरी। अब ये सेल नहीं, अब बैटरी है। क्लियर। इसमें एक पॉजिटिव होगा और एक होगा इसमें नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। बड़ी लाइन जो होती है वो पॉजिटिव गिन लेते हैं एनोड यानी कि, और जो छोटा उसको हम कैथोड गिन लेते हैं। क्लियर। ये आपका एक मैंने बताया कि सेल हमने अटैच कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि करंट कैसे फ्लो करती है, फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए कन्वेंशनल करंट में क्या कहता है कि जो पहले स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं था कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का पता नहीं था कुछ भी। उसमें ये माना जाता था कि जो करंट है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ जी, समझ में आ गया। ठीक है, कन्वेंशनल करंट तो पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन आज भी वही बात है, करंट की डायरेक्शन क्या आती है, हम पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। जब भी हम करंट की डायरेक्शन को शो करेंगे, हमेशा शो करेंगे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। लेकिन जब सेल या बैटरी में जाती है तब जाती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो सर्किट कंप्लीट होता है। अब बात समझ आ गई। यानी कि कंडक्टर के अंदर आपकी जो वायर है, उस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसका डायरेक्शन कहां से है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट।
क्लियर। और जब सेल के बैटरी के अंदर चलेंगे हम, तब हो जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव, सर्किट आपका कंप्लीट। लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ सर्किट में कई तरह से क्वेश्चन आ जाता है, वो एक बात बताऊंगा मैं आपको। अब इसके बाद आता है कि जब हम करंट पास करते हैं तो इसके अंदर का एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। हमेशा करंट वहीं पास होगी, कंटिन्यू करंट वहीं मिलेगी जहां आपको वायर के दोनों साइड पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगी। सो मीन्स हुआ, अगर आपको कंटिन्यूटी करंट चाहिए तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इसीलिए हम सेल का यूज करते हैं। अब सेल देखिए, अब सेल के अंदर आपको दो पार्ट मिलेंगे। आपका ये सेल है तो देखिए सेल में इस तरह के सेल है, एक सेल का पार्ट ये, एक सेल का पार्ट ये है। इसे हम पॉजिटिव लेते हैं, इसे लेते हैं नेगेटिव। ये नेगेटिव लिखा होता है 1.5 वोल्ट, तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में 1.5 वोल्ट का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा हमेशा। क्लियर। वही कंडीशन यहां आएगी जब आप सेल का या बैटरी का यूज करेंगे तो इसमें इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। वो वोल्टेज वायर कितनी वोल्ट की बैटरी यूज की है उसके अकॉर्डिंग होगा। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है तब तक करंट मिलेगी, और जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, आपको करंट नहीं मिलेगी। इसे कहते हैं बैटरी आपकी वीक हो गई, सेल आपका वीक हो गया, क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। समझ में आ गया होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं है। तो करंट को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यू आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ये रीज़न है। देखिए हमारे यहाँ पर जो आती हैं, जो करंट आती है खंभों से अंदर तरफ आती है, उसमें हम 220 वोल्ट रहते हैं। तो मतलब क्या है, 220 वोल्ट का डिफरेंस रहता है, घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी वोल्टेज हाई हो गई, कभी एकदम लो हो गई, तो हो सकता है लो हाई है, उसी का अकॉर्डिंग हमारी लाइट या डिम हो जाती है, एकदम से ग्लो कर जाती है। क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस की वेरिएशन के कारण है। लेकिन जनरली हमारे यहाँ जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो है 220 वोल्ट का। ठीक है, हमारे सारे अप्लायंसेस 220 वोल्ट पे काम करते हैं। यहाँ पर एक वायर होती है लाइव वायर, और एक वायर होती है न्यूट्रल वायर। ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, और थर्ड अभी छोड़ दो आप अर्थ की। तो लाइव वायर जिसके अंदर पोटेंशियल यहाँ पर क्या है 220, तो यहाँ पर है 0। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 220 वोल्ट। भाई एक तो 220 पर है, एक पोटेंशियल डिफरेंस 220, पोटेंशियल क्या है 220, एक पर है 0, तो क्या होगा 220 वोल्ट। ये डिफरेंस है और ये हमेशा क्रिएट ही करेगा। और जब डिफरेंस क्रिएट होगा तब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वरना इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, कंटिन्यू नहीं गेट करेगी वो। क्लियर बात समझ आई। अब आया इसके अंदर कि हमारे पास दो तरह के मीटर्स होते हैं। देखिए एक मीटर होता है इसमें एमीटर, और एक होता है हमारे पास वोल्टामीटर। दो मीटर है, एमीटर एंड वोल्टामीटर। इनके फंक्शंस क्या है। देखिए जो एमीटर है ये तो करंट को मेजर करता है, और जो वोल्टामीटर है ये वोल्टेज को करंट मेजर करता है। एक तीसरा एक और भी है, वो है गैल्वेनोमीटर। जी, ये गैल्वेनोमीटर क्या है, ये आपको रीडिंग नहीं देता, आपको कितनी वोल्टेज है नहीं पता, कितनी करंट है नहीं पता, आपको सिर्फ ये बता देगा कि हाँ इसमें करंट है या नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही एक माइन्यूट छोटी छोटी करंट को, फीबल करंट को भी ये पकड़ लेता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर वहां यूज किया जाता है जहां हमें यही पता लगाना पड़े कि इसमें करंट है भी कि नहीं है, वो आपको गैल्वेनोमीटर बता देगा। इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा कि करंट है या नहीं है। अगर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि इसकी जो नीडल है वो स्टेबल है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो मतलब इसमें करंट नहीं है। अगर वो जरा भी इधर या इधर डिफ्लेक्ट करती है तो यानी करंट इसके अंदर है। अब कितनी है वोल्टेज, कितनी है, वो आपको ये दो मीटर बताएंगे। ठीक है, ये देगा आपको वोल्टामीटर कितनी वोल्टेज के अंदर है, ये देगा एमीटर देगा करंट कितनी करंट है। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्या होता है कि जब हम इस वोल्टामीटर को और एमीटर को लगाते हैं, तो एमीटर को लगाते हैं हमेशा हम सीरीज के अंदर, और वोल्ट मीटर लगाते हैं हम पैरेलल के अंदर। अब आपको ये सीरीज पैरेलल क्या है, हालांकि आएगा तो बाद में, तो मैं समझा देता हूँ। सीरीज का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप स्कूल में खड़े हैं, आपको प्रेयर हो रही है। अब प्रेयर के वक्त जो है आपको कर दिया कि ये 6A है, इधर 7A है, इधर 8A है, इधर 9th है, 12th है, सब आगे लाइन में खड़े हुए हैं अपनी अपनी लाइन के अंदर। और आपको जो आपका पीटी इंस्ट्रक्टर है उनका भी ऐसा करिए, अपने हाथ फैलाइए, अपने हाथ फैला दिए, उनका अपने हाथ को पकड़ लीजिए। आपकी जो एक रो है जिसमें आपने सबके हाथ पकड़े हुए हैं एक के बाद एक के बाद एक, अब वो क्या है, वो आपका सीरीज है। अब लास्ट इधर और लास्ट इधर एक्सट्रीम, उन्हें बैम्बू लिया और सबको पकड़ा दिया, मतलब एक ही लाइन में एक्सट्रीम में भी और इधर एक्सट्रीम में भी सब ने पकड़ लिया बैम्बू।
कॉर्नर वालों ने। अब आपके पास बैम्बू तो है नहीं है, आप तो हाथ से जोड़ खड़े हुए हैं, लास्ट में बैम्बू है, तो कनेक्शन लास्ट में है, आपको जो कनेक्ट कर रखा है। क्लियर, दिस इज अ सीरीज। अगर मान लीजिए एक ही रो है, लाइन है, उन्हें बम्बू लिया और लेके भाई इधर भी हाथ पकड़ो, इधर पकड़ो। अब एक बच्चे ने इधर से पकड़ रखा है, उसी ने इधर से पकड़ रखा है, दो बैम्बूज हैं और सब ने हाथ लगा रखा है बैम्बू पर, तो सबका कनेक्शन इंडिविजुअली वहां पर ज्वाइंट है। ठीक है, दिस इज ए पैरेलल। समझ आ गया? तो पैरेलल के अंदर जो है कंडीशन ये आती है, ये आप खड़े हैं, ये आपका फ्रेंड खड़ा है, पीछे एक और खड़ा है, ये और खड़ा है, इन सब ने जो एक बैम्बू पकड़ रखा है और सब इससे अटैच खड़े हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये क्या है, ये आगा पैरेलल। और एक आप यह खड़े हैं, ये आपका दूसरा साइड खड़ा है, ये तीसरा खड़ा है, ये चौथा खड़ा है, और यहाँ बैम्बू दे दिया अलग, और बाकी कनेक्शन सिर्फ यहाँ और यहाँ है, आपके भी कनेक्शन नहीं है, ये होगा सीरीज। ये सीरीज है। क्लियर? अब यहां पर क्या होता है कि जब हम इसके किसी सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो सर्किट में आपको एमीटर वोल्टामीटर को कैसे लगाना है। देखिए, सर्किट को कई बार बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो और कंफ्यूज कर देते हैं वो। देखिए, आपके पास यहां पर मान लीजिए ये लगा हुआ है, ये मान लो वोल्टामीटर है, और यहां पर दे दिया आपको इसमें ये दे दिया एमीटर। क्या दे दिया? एमीटर। अब ये कनेक्शन पहले ही गलत है। क्यों गलत है? मैंने कहा कि जो एमीटर है वो सीरीज में आएगा। सीरीज ऐसे जानी चाहिए कंटिन्यूटी में ना, हाथ से हाथ खड़े करेंगे तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर आ गया वोल्टामीटर, और जहाँ पर आपको जो पैरेलल लगाना है वहाँ आ गया आपका एमीटर। तो हम क्या करें, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ कर दूँ वोल्टामीटर और यहाँ कर दूँ मैं एमीटर, ना इट इज करेक्ट। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है वो एक लगा दी की, ठीक है, और यहाँ आपको शो कर दे और यहाँ लगा दिया आपका बल्ब, यहाँ लगा दिया बल्ब सपोज, और ये बल्ब ग्लो कर रहा है। गलत है, ये बल्ब ग्लो कर ही नहीं सकता। कोई लो जी एमीटर भी लगा, वोल्टमीटर लगा, साइड लगा, बल्ब की ओपन है। ये क्या है, ये सर्किट ओपन है, ये सर्किट ओपन है। जब तक इसमें या तो एरो लगा दें, अगर एरो नहीं तो छोटी स्मॉल बिंदी लगा दें, तो समझ लो क्लोज है। जब तक इसमें कुछ मार्क नहीं है ये ओपन रहेगा, और जब सर्किट ओपन रहेगा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बहुत माइन्यूट हर चीज है ना, कि वहां पर पहले तो है क्या बैटरी ना, कि बैटरी के अंदर ये पॉजिटिव है कि नहीं है। कई बार ये भी होता है कि यहाँ दे दिया नेगेटिव और यहाँ दे दिया पॉजिटिव, ये भी गलत है। क्लियर? अब अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये करेक्ट है। आपने आगे ये एमीटर सीरीज में है, ठीक है, वोल्टामीटर इसमें आ गया, ठीक है, यहाँ पर बल्ब लग गया, ठीक है, ये आपका क्लोज है, बिल्कुल ग्लो कर रहा है। और अगर मान लीजिए कुछ ऑप्शन दिया हुआ और ये ऑप्शन दे रखा है कि और ये ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि अभी ये ओपन नहीं, क्लोज नहीं है, तो ऑप्शन करेक्ट है ये, क्योंकि ग्लो नहीं कर रहा और बाकी सारे सेट ठीक चल रहा है। तो डिपेंड करता है इसके ऊपर कि आपको क्या गिवन है, तो उसी के आउट आपका एमसीक्यू ये सॉल्व हो जाता है। दूसरी बात आप देखिए, इसके एरो पर ध्यान देना आपको, एरो जो आपका बिल्कुल वो सही से वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस या माइनस चलता चला जाएगा आप कंटिन्यूटी में। अब क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि वोल्टामीटर जो है, वोल्टामीटर उसका रेजिस्टेंस क्या रखते हैं हम, और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है। वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस होता है हाई रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस होता है लो, बिल्कुल बहुत लो रेजिस्टेंस। अब इसकी जो एक रीजन है वो वाई मिला कई बार, इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों रखा जाता है वोल्टामीटर का, और इसका रेजिस्टेंस लो क्यों रखा जाता है एमीटर का। रीजन ये है कि आप देखिए, आपके फॉर्मूला होता है इसमें V = I × R। अगर आपको I निकालना है तो V/R। V हमेशा फिक्स रहता है क्या, 220 वोल्ट, ये चेंज हो नहीं रहा। अब V से चेंज हो नहीं रहा, ये तो 220 वोल्ट है। अब रहेगा गेम सारा I और R पर। इस कंडीशन में जो वोल्टामीटर हम लेते हैं हाई वोल्ट में, इसमें हम कोशिश करते हैं कि नेग्लिजिबल करंट यूज करेंगे। मुझे वोल्ट नापना है, करंट नहीं। अब वोल्ट जो नापना है, करंट ही ना, तो करंट ना ही यूज हो जाए बेटर है। तो ना तो ऐसा हो नहीं सकता करंट यूज ना हो, लेकिन तो नेग्लिजिबल कम से कम हो। तो जितना आर हाई होगा उतनी करंट कम इस्तेमाल होगी। भाई मैं मान लो रेजिस्टेंस 220 वोल्ट ही रख देता हूं, सपोज मान 220 ओम, तो 220/20 ओनली 1 ओम जो है वो करंट यूज होगी। अगर मैं 440 कर दूं या मैं 2200 कर दूं तो क्या होगा, 0.1 हो जाएगी। तो मैंने इसके बजाय 220 के मैंने 2200 कर दिया तो 0.1 ओम आ गई। मुझे इसको कम से कम पे लाना है, तो रेजिस्टेंस सबसे हाई रखिए। तो वोल्टामीटर में रेजिस्टेंस सबसे हाई होता है। अब आगे बात इसके ऊपर,
क्वेश्चन वही है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ये किसको नाप रही है? ये करंट को। मैं चाहूंगा पूरी करंट इसको इस्तेमाल मिले। जब पूरी करंट ये यूज करेगी तो करंट का बहुत अच्छा देगा ये रिजल्ट भी। हाँ, इतनी करंट इसके अंदर है, खराब करंट जरा भी वेस्ट ना हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो, जितना लो से लो हो सके मुझे वो पुट करना है। जितना रेजिस्टेंस कम से कम होगा उतनी करंट मुझे मैक्सिमम मिलेगी। समझ में आ गया दोनों का? तो वोल्टामीटर के अंदर जो है हम रेजिस्टेंस टू मच हाई रखते हैं, इसलिए ताकि कम से कम इलेक्ट्रिक करंट वो इस्तेमाल करे और पूरी वोल्टेज शो करे। जब हम लाते हैं एमीटर में, इसका उल्टा कर देते हैं। एमीटर में रेजिस्टेंस टू मच लो रखते हैं, इतना लो रखते हैं ताकि वो कम से कम जो है वो वोल्ट रेजिस्टेंस हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करंट को जो है वो शो कर सके मीटर। तो हमें पूरी करंट की जो रीडिंग है वो मिल जाती है। इसलिए जो है यहाँ उल्टा हिसाब होता है। हाँ जी, समझ आ गया। और ये रखेंगे हम इसमें आपका पैरेलल, और ये रखेंगे हम सीरीज में। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, इतनी बात तो। अब उसके बाद आते हैं हम कि अभी तो हम राग गा रहे हैं इतना कि सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में पैरेलल में। तो भैया सीरीज पैरेलल का यूज़ हम क्या करेंगे? देखिए, जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं घरों में, जो हम ये वायरिंग करते हैं या कहीं और करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। वो कहते हैं या तो सीरीज में कराओ या पैरेलल में। अब बाबू जी पूछ रहे हैं कि भैया मुझे पता नहीं है सीरीज पैरेलल क्या है, तुम बता दो भाई कैसे करना है, सीरीज में क्या पैरेलल में। उनका जी घर है, घर में तो पैरेलल चलता है। उसका कारण है, आपको दो ऑप्शन बताया मैंने, एक तो सीरीज और दूसरा है मैंने आपको पैरेलल। दोनों का बेस क्या है? देखिए, सीरीज में पहले तो रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे अटैच होंगे एक के बाद एक, और पैरेलल में है एक ऊपर एक नीचे साइड में। फिर कैसे हो सकता है ये ऐसे हो जाएंगे। इसमें ये R1 R2 R3, इसमें R1 R2 और ये R3। अब सीरीज में देखिए ये बिल्कुल सिस्टमेटिकल चल रहा है, तो एक ही लाइन में ये सब अर्थमेटिकली जो है ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये अर्थमेटिकली ऐड, यानी कि अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 ओम है, इसकी 2 ओम है, इसकी 5 ओम है सपोज, तो ये टोटल हो जाएगा 10 ओम। हाँ जी, बात समझ आई। अगर मैं सीरीज में अटैच करता हूं किसी भी रेजिस्टेंस को, तो उन रेजिस्टेंस का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो उन सबका सम होगा, अर्थमेटिक सम होगा। 3 + 2 5, 5 + 5 10 ओम। इससे रिजल्ट निकलता है आपके पास जो भी मैक्सिमम आपके पास रेजिस्टेंस है उससे हाई, डबल नहीं कह रहा मैं, उससे हाई रेजिस्टेंस में, तो बाय चांस डबल आ गया जरूरी नहीं है, पर उससे हाई वैल्यू आपको मिलेगी रेजिस्टेंस की। फिर समझ लीजिए, सीरीज के अंदर यह है जितना आपके पास जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस है आपके पास 5 ओम 10 ओम 9 ओम जो भी है, जब उसका सम करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो उससे ज्यादा ही आएगा, कम कभी नहीं आ सकता। तो अगर आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना है कहीं, तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप उसको सीरीज में लगा दो। क्लियर? अब हम उल्टा लेके चलते हैं। ये तो आर की बात है। अब लिखते हैं 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सपोज मेरे पास जो है वो है 5 ओम, तो 1/5, 10 ओम 1/10 और 20 ओम 1/20। ये मेरे पास है रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, इसको लगा दिया पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल में ये लगा दिया, एक मेरे पास 5 है, एक 10 है, एक 20 है इसका, तो 1/r। जब 1/r निकालूंगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 1। हाँ जी, समझ में आ गया। यहाँ तो क्या 4, यहाँ पर आ गया आपका 2 और यहाँ आ गया 1 एलसीएम लेकर के। तो 4 + 2 + 6 7, 7/20। आर की वैल्यू कितनी है? ये 1/r है। आर की वैल्यू आएगी 20/7, नियर अबाउट 3, नियर अबाउट 7 3 या 21। ठीक है, नियर अबाउट 3 आ गया। अब इसका रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस 3 ओम आया। देना कम से कम कितना आपके पास? 5। मिनिमम कितना? 5। उससे भी कम आया। अब यहां पर यह आता है, अगर मुझे कम से कम रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूं? मेरे पास रेजिस्टेंस है सारे हाई, तो उसको पैरेलल में लगा दूं। जब पैरेलल में लगाऊंगा तो जो मेरे पास मिनिमम रेजिस्टेंस है, जैसे 5 ओम यहां पर है, इससे भी कम रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी जो रिजल्टेंट आएगी। जैसे 3 ओम आ गया, नियर अबाउट था ना, मैंने कहा 20%, 7 से 21, तो नियर अबाउट इतना आ गया। तो कम से कम नेट चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको लगाना पैरेलल में, और नहीं तो आपको इसमें निकालना है। लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ना तो मुझे इससे कम चाहिए, देखिए ना तो मुझे कम चाहिए, ठीक है, इस 10 से, मतलब 10 आपके पास लास्ट है, 10 या 5 आपके पास में 5 है, 5 से ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए।
लेकिन मुझे 3 से कम भी नहीं चाहिए। अगर मैं इसको ऐड कर दूं किसमें, सीरीज में, तो 5 से ज़्यादा चला जाएगा। अगर कर दूं पैरेलल में तो 3 से कम आ जाएगा। अब मेरे को है कि ऑप्शन की ना तो मुझे भैया पैरेलल, ना मुझे चाहिए ज़्यादा ना चाहिए कम, तो मैं मिक्स कर सकता हूँ। मिक्स क्या है, सपोज मान लीजिए मैंने इनको ले लिया कि 5 + 3 8, मैंने इनको दोनों को ऐड कर दिया किसमें, सीरीज में। ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है, मेरे पास आ गया 8 ओम। अब ये तो 8 ओम आ गया। अब मैंने 1/8 और 1/2 इन दोनों को पहले में अटैच कर दिया, तो एलसी होगा 8, तो यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 2, 5, 5/8 यानी कि 8/5। हाँ जी, बात समझ की नहीं आई है। मुझे इनके बीच में चाहिए, अब तो मैंने बीच में ले लिया इसका। कुछ समय आया कि नहीं आया, तो आपको उस तरीके से लेना है। अच्छा, अब ये कितना आएगा, ये होगा 8/5, तो अब आपको आएगा 1 पॉइंट समथिंग। मेरा क्वेरीज क्या थी कि मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, फिर मुझे इससे कम नहीं चाहिए, अब मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, ये फिर कम आ गया, 2 से कम तो आ गया नहीं, कम से कम नहीं, तो मेरा ये ऑप्शन नहीं बनता। तो मैं क्या करूँ, मैं लिखता हूँ 5 को अलग कर देता हूँ और 3 को अलग कर देता हूँ मैं, 3 और 3 को, और 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब 1/5 प्लस 1/5 तो कितना आ गया, में ये आएगा आपके पास 2/5 यानी कि 2.5, ये मेरा काम बन जाएगा। हाँ जी, समझ आगे नहीं आया, तो मुझे तो बीच का मिल गया इनका, एनी डाउट। तो इस तरीके से हम मिक्स भी निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं हम, मिक्स भी निकाल सकते हैं हम। तो लेकिन मिक्स का बहुत कम रेयर चांस पूछता है वो, तो मैं बता दिया आप निकाल सकते हो मिक्स को भी। चलिए अब आपके बात है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि मैं इस कमरे का टेम्परेचर फिक्स कर देता हूं। अब कमरे का टेम्परेचर फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस में फर्क पड़ता है। तो मैं जो वायर ले रहा हूं वो रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस फिक्स है, तो वो चेंज ना हो इसके लिए मैं क्या है, कमरे का टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया। अगर कमरे का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता है, ओम्स लॉ ने देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाता है वैसे वैसे करंट बढ़ती है, जैसे जैसे वोल्टेज कम करता है करंट घटती चली जाती है। मतलब ये हुआ कि उसने ये निकाला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, या ये कह दिए I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, ठीक है। वोल्टेज इंक्रीज करंट इंक्रीज, वोल्टेज डिक्रीज करंट डिक्रीज। हाँ जी, समझ आ गया। अब यहां पर आ गया ये ये जो साइन है, कांस्टेंट साइन है, इसको हमने रिमूव किया तो ये हो गया I इक्वल टू, इसके लिए जब R आ गया तो V इंटू आर, ये आपका फॉर्मूला गया I इक्वल टू V इंटू आर, ठीक है। ये है कि V इक्वल टू I इंटू आर या I इक्वल टू V इंटू आर। अब ये आप सोचेंगे खुद, ठीक है। मैंने ये दिया कि I और V प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो I इक्वल टू V अपॉन आर आएगा कि V इक्वल टू I इंटू आर आएगा। ये आप सोचिए, देखिए ये V है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I के, ठीक है। अब मुझे निकालना I, मैंने अभी बताया था कि V और R में रिलेशन है, तो I इक्वल टू होता है V अपॉन आर, V इंटू आर नहीं होगा, इसलिए ये आपका क्रॉस हो जाएगा। ये खास ध्यान देने ना कि I निकालना है आपको तो V अपॉन आर का यूज करेंगे आप, ठीक है, V इंटू आर नहीं यूज करेंगे आप। लेकिन अगर V निकालेंगे आप तब आएगा I इंटू आर, तो यहाँ पर जो है ये आपका यूज करना पड़ेगा। तो I इक्वल टू रहेगा इसमें, इसके ऊपर R रख दीजिए, R और इंटू रहेगा V, तो होगा V इक्वल टू I इंटू आर, इसको आप उल्टा कर दीजिए, V इक्वल टू I इंटू आर। अब आप I निकालेंगे, आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं आपको सिंपल बता दूं, फिर भी आप कुछ मत समझिए कि आप वहां पर फिर गड़बड़ कर दें। मैंने कहा कि V को इंक्रीज करेंगे तो I इंक्रीज होगा, आप I इंक्रीज होगा V भी इंक्रीज हो जाएगा, बस आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। और V इक्वल टू होता है I इंटू आर, ये V है इक्वल टू होता है I इंटू आर। जब I निकालोगे तो V अपॉन आर, पर ये ध्यान रखना आपको ऊपर उसमें उल्टा मत कर देना बस, ठीक है। ये तो आपके सारे पार्ट हो गए। अब मैं आपको क्या समझाऊं, ओम्स लॉ मैंने समझा दिया है। ओम्स लॉ के वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं आता है बिल्कुल भी। चलो अब आपका, और मैं समझाऊं इसमें क्या, अच्छा पावर अभी ले लूं। देखिए अब आता है पावर के बारे में, तो अभी पावर ले लीजिए पहले। देखिए पावर क्या है, पावर है कि जैसे हम कहते हैं ना, आप मार्केट में जाइए, आप मार्केट में कोई अप्लायंसेस ले लीजिए कोई भी, उस पर 2 चीज लिखी मिलेगी आपको। एक लिखा 220 वोल्ट और फिर लिखा होगा उसके अंदर 220 वोल्ट
और फिर लिखा होगा उसके अंदर वाट। जैसे मान लिया है आपने ये ट्यूब ले ली, मान ली क्यू है 20 वाट। आपने पंखा ले लिया, लिखा होगा 60 वाट। आपने मान लीजिए एसी लिया है, लिखा होगा पर 2 किलोवाट। अब वो 220 वोल्ट यानी कि वो 220 वोल्ट पर तो वर्क करेगा और उसकी वेटेज कितनी है 2 किलोवाट या 60 वाट या 20 वाट। ये उसकी पावर है। कितनी पावर का हमने यूज किया है, जितनी पावर का हम यूज कर रहे हैं वो 1 आवर में उतने वाट या उतने किलोवाट यूज कर लेगा। हम एसी चलाते हैं, अब एसी लिखा 2 किलोवाट या लिखा 1.5 किलोवाट, तो मतलब ये हुआ कि 1 घंटा अगर फुल स्पीड चलाएंगे हम तो हमारा जो लोड आएगा होगा 1.5 किलोवाट। हाँ जी, समझ में आ गया। अब मैं सपोज मान लीजिए एक फैन चलाता हूँ और फैन दिया हुआ 60 वाट का है, तो मतलब हुआ 1 घंटा अगर मैं फैन चलाऊंगा तो मेरा 60 वाट, ओनली 60 वाट कर रहा हूँ, 60 वाट कंज्यूम कर लेगा वो पंखा जो है 60 वाट को कंज्यूम कर लेगा 1 आवर के अंदर। ये उसकी जो पावर होती है इन्वर्टर्स, तो वाट में लिखा मिलेगा आपको। क्लियर। अब इसके लिए होता है कि आप पावर को निकालते कैसे हैं, आप पावर कैसे फाइंड करेंगे हम। देखिए मैंने बताया अभी आपको कि पी जो है पावर क्या है, पावर है वर्क यूनिट टाइम। पावर कितनी है मेरी, पावर कितनी है आपकी, भाई आपकी एज है, मेरी एज मैं बुढ़ापे में आ गया, अब आपकी एज है आपकी और ज़्यादा होगी। यानी मतलब वो आप एक यानी आपको को काम दिया, आप गए और चुटकी कम के आ गए, मैं कहा ये काम करो, जरा यहाँ से जाओ घंटा करता कि यहाँ आसपास हमारे 2 किलोमीटर दूर है मान लो, वहाँ से ये काम कराओ। अब मुझे भेज दिया, अब मैं तो आया जी काम करके करीब 4-5 घंटे में, वो बंदा 1.5 घंटे में पहुँच गया। क्यों, वो ऐसे गया तुरंत फुरत गया काम किया जो है, क्यों, उसकी पावर मेरे से ज़्यादा है, इस वक्त कैपेसिटी वर्क की ज़्यादा है मेरे से। ठीक है, तो पावर होता है यानी कि यूनिट टाइम में आप कितना वर्क कर सकते हो, दैट इज अ वर्क अपॉन टाइम। हाँ जी, समझ में आ गया आपको। और W क्या होता है, W इक्वल होता है V इंटू क्यू, यानी कि यूनिट मैंने समझाता, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी पोटेंशियल फील्ड के अंदर आप लाने में जितना वर्क करोगे दैट इज अ पोटेंशियल। तो ये आपका आगा V जो W है वो V इंटू क्यू हो गया, ये भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब Q क्या है आपको मालूम है, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। Q कितना होता है I इंटू टी, आपको मैं पहले बता चुका हूँ ये, जब N का निकालता हमने तो Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। हाँ जी, समझ में आ गया आपके, क्लियर। अब आप यहाँ पर लिखेंगे द P इक्वल टू W डाल दीजिए V इंटू क्यू। अब P इक्वल टू V को रिप्लेस कर दीजिए आप किससे, देन सॉरी Q को रिप्लेस कर दीजिए आप I इंटू टी से, तो हो गया आपके पास I इंटू टी अपॉन क्या आ गया टी, टी से टी कैंसिल कर दीजिए तो P इक्वल टू होगा V इंटू आई। फिर समझ लीजिए P इक्वल टू W अपॉन टी है। ठीक है, W इक्वल टू आपके पास V इंटू क्यू है, आपने V इंटू क्यू रखा, और Q इक्वल टू I इंटू टी है, आपने I इंटू टी कर दिया, टी से टी कैंसिल हो गया, V इंटू आई आपका पावर आ गई। अब एक फॉर्मूला पावर का ये आ गया, एक पावर फॉर्मूले का जो फॉर्मूला पावर का ये आ गया। दूसरा क्या है, अब आप ये है P, आपको V मालूम है, तो V इक्वल टू कितना होता है I इंटू आर, ये रहा आपके पास V इक्वल टू I इंटू आर, हटाइए V, आपने कर दिया इसमें I इंटू आर, और एक I गिवन है तो कितना हो गया, द P इक्वल टू हो गया I स्क्वायर इंटू आर, एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। हाँ जी, समझ में आ गया। ठीक है, और भी बना सकते हैं कोई फॉर्मूला, तो R इक्वल टू आई, तो आई हटा दो, अगर हम P लेते हैं आई हटाइए, आई की जगह क्या सिस्टम ये V अपॉन आर, तो V अपॉन आर चूंकि स्क्वायर में है इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, आपने R कर दिया तो P स्क्वायर हो गया V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर आ गया, ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन आप ये देखिए कि इस फॉर्मूले को मैं यूज़ क्यों करूँ, मेरी फॉर्मूला जरूर है बहुत है, मैं तीन फॉर्मूले के क्या करूंगा। आप याद करिए जब 9th में पढ़ा था कि S इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और S इक्वल टू V स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास देन U स्क्वायर प्लस 2AS। हाँ जी, समझ में आ गया, आपके ये फॉर्मूले थे वहां पर, तो मैं ऐसे निकालना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मैं इससे निकालूँ मेरी मर्जी है, ऐसा नहीं है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर मुझे T गिवन है और V गिवन नहीं है तो मैं बाउंड्री डू को मैं इसका यूज करूं, या V नहीं है लेकिन T है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास U है V है T नहीं है तो भाई मैं यहां से निकाल लूं। क्लियर, ऐसी कंडीशन यहां भी आएगी।
आपको क्या क्या गिवन है भाई, उसको देख के तो लगाओगे। आपको V गिवन है, R गिवन है, तो कौन सा फॉर्म लगाओ। आपको I गिवन है, R गिवन है, आप ये फॉर्म लगाओगे। आपको V और I गिवन है, आप ये फॉर्म लगा लीजिए। तो ये उसके अकॉर्डिंग लगाओगे जिसके अकॉर्डिंग आपको गिवन है, दैट इज वाई। समझ में आ गया। तो ये आपका है पावर को फाइंड करने का वे। और उसके बाद अब मैंने बाकी तो सब समझा ही दिया इसमें, और कुछ रह गया हो तो हाँ, हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट रह गया इसका। आप देखिए, अब तो ये ट्यूब आ गई हैं, पहले यहाँ पर बल्ब होते थे, क्या होते, बड़े बड़े बल्ब होते थे। उस बल्ब के अंदर टंगस्टन का लगा हुआ एक फिलामेंट होता था। हम टंगस्टन को यूज़ करते थे, या फिर आप निक्रोम का क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, निक्रोम और टंगस्टन जो है, ये क्या है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। निक्रोम एक अलॉय है, ठीक है। अगर मैं टंगस्टन की बात करूँगा, इसका ही मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड जो है 3400 डिग्री सेल्सियस है। 3300 कह रहा हूँ मैं, है, या 3400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है किसका, निक्रोम का और टंगस्टन का। और उस बल्ब के अंदर जब उसको जलाते थे, बल्ब जलाते थे वहाँ, तो जो टंगस्टन होती है वो एकदम से हॉट हो जाती थी, गर्म हो जाता था। ऐसे इसके अंदर भी है। यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, या निक्रोम में रेजिस्टेंस बनाते हैं, कहीं पर भी आप प्रेस ले लेते हो, या फिर आप इलेक्ट्रिक केटल ले लेते हो, या फिर आप हीटर यूज़ करते हैं घर अंदर, रूम हीटर, तो वहाँ पर निक्रोम की वायर लगाई जाती है। उसमें दो बेनिफिट है। एक तो ये, उसका रेजिस्टेंस टू मच हाई। अब हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो जल्दी ग्लो करता है, हीट कर जाता है। और दूसरी बात है कि जो वायर वो यूज़ कर रहे हैं, निक्रोम यूज़ कर रहे हैं, वो मतलब के जल्दी से बर्न आउट नहीं होता, ऑक्सीडेंट नहीं होता। अब बर्नआउट नहीं होगा तो वो जल्दी वो खराब भी होगा, कटेगा नहीं वो है इसकी, तो इसलिए उसका हम यूज़ करते हैं। तो ये हीटिंग इफेक्ट कहाँ का है, हम प्रेस में यूज़ कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं हम गीज़र के अंदर यूज़ कर लेते हैं, हम रूम हीटर में यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिक केटल में बहुत सारी में, हम जैसे टोस्टर वगैरह बहुत में यूज़ करते हैं हम। तो इसके लिए क्या होता है कि एच इक्वल होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब यहां पर आता है कि आई स्क्वायर, कितनी करंट पास कर रहे हैं हम, जितनी करंट पास कर रहे हैं हम, उसका स्क्वायर की फॉर्म में जो हमें करंट मिलेगी इसमें। फिर हम आर, कितना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू मच हाई रखते हैं। कितना टाइम, कितना, देखिए टाइम हमारे पास है, हम उसको 15 मिनट यूज़ करें, हम 20 मिनट यूज़ करें, आधा करें, 1 घंटा यूज़ करें। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम हीटिंग इफेक्ट गेट के लिए इस पर डिपेंड करते हैं कि रेजिस्टेंस हाई रख दो, ठीक है, करंट हाई पास करो, वो आपकी वेटेज के अकॉर्डिंग है। आपने वेटेज 2 kg लिया है, मतलब 2 किलोवाट लिया है या 1 किलोवाट लिया है, उसको करंट मिल जाएगी, आई मिल जाएगी। फिर आर आपने हाई रख दिया। टी जो है वो आपका टेम्परेचर नहीं है, टी आपका है कि आपने कितने टाइम के लिए उसका यूज़ किया, ठीक है। दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ये करंट का उसका हीटिंग इफेक्ट है, वो हीट प्रोड्यूस करती है। हाँ जी, समझ में आ गया। अब ये दो चीज़ मिस हो गई है, वो है कि जो हम रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब रेजिस्टेंस के अंदर होता है रेजिस्टिविटी भी होती है एक। पहले तो रेजिस्टेंस के बारे में लेते हैं हम। रेजिस्टेंस किसी का अपोज करना होता है, रेजिस्टेंस होता है किसी का अपोज करना। तो ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। अब जब फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है तो नेचुरल होता है वो करंट जो है वो वेस्ट होगी नहीं, वही करंट जो है वो हीट की फॉर्म में क्या वो यूज होती है। इसलिए जितना हाई रेजिस्टेंस रखेंगे उतना अपोज करेगा, जितना अपोज करेगा उतना उसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो आर जो है वो रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कई चीज़ों डिपेंड करता है। ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है। अगर मान लीजिए आप सेम थिकनेस की 2 वायर ले लें, एक वायर जो लेंगे वो मान लीजिए है 1 मीटर, दूसरी आपने 2 मीटर, तो जो 2 मीटर है उसका रेजिस्टेंस 1 मीटर के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा। यानी मीन्स हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ द सेम एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। क्लियर। दूसरा आता है थिकनेस पर। थिकनेस के लेंथ के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो एरिया पर, थिकनेस पर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी मतलब हुआ जितनी थिकनेस बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, और जितना थिकनेस घटेगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब थिन वायर का रेजिस्टेंस जो है वो थिक वायर के कंपेरेटिवली जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही रीज़न है कि पहले हमारे यहाँ जो पोल से जो वायर जाती थी वो थिन चलती थी, उनका रेजिस्टेंस टू मच हाई होता था। इससे क्या है बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट हो जाती थी हमारी,
है ना, हीट में कन्वर्ट हो जाती थी। अब वायर लगती है मोटी मोटी, देखो बाहर काले रंग की कॉइलिंग वायर लगी हुई है, क्यों? उसका रेजिस्टेंस टू मच हाई लो होता है, इसलिए आपको झुनझुन आवाज सुनाई नहीं देती इसमें जब, तो वहाँ फ्लो या रेजिस्टेंस बहुत कम से कम होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या सेफ हो जाती है। तो जितनी थिक होगी ना है उतना रेजिस्टेंस का क्या होगा, कम होगा, और थिन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ हम यूज करें एरिया को, क्या यूज करें? एरिया। क्या एरिया किससे आता है? एरिया आता है कि डायमीटर होगा पूरा, ठीक है, जो वायर है उसका डायमीटर होगा, उसका फिर रेडियस आएगा। तो यहाँ पर जो हम निकालते हैं उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर जो होगा डायमीटर जो है उसका आधा करोगे आर आएगा उस आर के स्क्वायर के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए मैं थिकनेस को हाफ कर दूं, मैं थिकनेस को क्या कर दूं? हाफ कर दूं, तो क्या होगा? थिकनेस हाफ करते ही रेजिस्टेंस जो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं थिकनेस को बजाय हाफ के डबल कर दूं तब क्या होगा? रेजिस्टेंस एकदम 1/4 हो जाएगा। सेम कंडीशन में 3 में आ जाएगा 9 एंड 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा 9 टाइम, या 9 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ये इसके स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स है। इन दोनों को मिलकर बनी है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वो कहता है द आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या लेंथ बट इनवर्सली टू द एरिया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आर इक्वल टू ये होता है रो, और रो होता है एल अपॉन ए, और जब मैं रो जो है ये क्या है? रेजिस्टिविटी। अगर मैं रो निकालूंगा तो होगा आर इंटू ए अपॉन एल, ये आएगा आपके पास। तो रो क्या है इसमें? रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ द वायर अपॉन एल लेंथ, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक वायर को डबल कर दूं, एक वायर को डबल कर दूं तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? बात समझ आ गई? अब कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, डबल हाफ हो जाता है। तो ये तो आपका बिल्कुल मैंने ये भी समझा दिया है, और तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा जो मैंने मिस किया हो, इसलिए पॉइंट पहले लिख लेता हूँ। हाँ, एक पॉइंट और, एडवांटेज क्या है सीरीज में और पैरेलल में? देखिए ये बात खास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? उसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। करंट सेम रहेगी, वोल्टेज डिवाइड, करंट सेम वोल्टेज डिवाइड अगर हम सीरीज में लगाते हैं। लेकिन अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो उल्टा हो जाता है, वोल्टेज सेम करंट डिवाइड। क्योंकि हमारी घरों में होता है कि हम वोल्टेज चाहते हैं सेम रहे, हर अप्लायंस की पूरी वोल्टेज में रहे। तो मतलब क्या हुआ? हमारे घर में क्या चाहिए? पैरेलल। तो आम जनरली है हम दुकानों पर अपने यहाँ पैरेलल का यूज करते हैं। क्यों? पैरेलल के अंदर क्या होता है? वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होती है। बात समझ आ गई? लेकिन मॉल्स, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हजारों बल्ब लगे होते हैं, वहाँ क्या करें? वो यहाँ पर जो है जो हमारा पैरेलल है उसमें क्या एक एक अप्लायंसेस के लिए जो है एक एक बटन चाहिए। अब कितने बटन खोलोगे बंद करोगे पर डे? लेकिन फायदा ये भी इसके अंदर है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होगी, और दूसरा बाई चांस कोई भी अप्लायंसेस खराब हो जाता है, वर्क नहीं करता, दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप एक को बंद करेंगे दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। अब मॉल में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर जहाँ हजारों बल्ब लगे हुए हैं, वहाँ करते हैं वहाँ एक पैच बना लेते हैं 100 या 50 का, उन सबको सीरीज में ही ऐड किया जाता है, ताकि एक बटन बंद करने से वो 50 बल्ब जैसे बंद कर दें, एक बार वो जल जाए, ठीक है ना। लेकिन जिसका लॉस है वो यही है कि भाई उसमें जो है अगर एक बार कोई अप्लायंस बल्ब खराब हो गया मान लो, तो वो पूरी सीरीज बेकार हो जाती है, ठीक है। और उसमें क्या वोल्टेज जो है वो डिवाइड होती है वहाँ पर, यहाँ वोल्टेज डिवाइड नहीं होती पैरेलल के अंदर, इसलिए हम घरों में पैरेलल को यूज करते हैं। तो ये मेरा था इलेक्ट्रिक करंट पर, आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट चैप्टर फिर बचा है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और वो मैं फिर नेक्स्ट में लूँगा। ओके, थैंक्स बेटा।